आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है मेरे खिलाफ और किस तरह से मेरी किरदार कशी की जा रही है। तो मैं तो खुदा की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कौमी दौलत को नहीं लूटा। मैंने जो मुझे मनसब मिला और जो कौम का पैसा था, मैंने इसको इमानत समझ के खर्च किया। तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि क्या इक़दामात मैंने अपनी मिनिस्ट्री में अपने टेन्योर के दौरान लिए करप्शन को कर्टेल करने के लिए, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और सूबे के अवाम को और मेरे महकमे को मेरे इक़दामात का क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं इस पर बात करूँगा कि इस साजिश के पीछे कौन है और फिर इस पर बात करेंगे कि इसके पीछे मोटिव क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मोटे तौर पे दो इल्ज़ामात लगे, उनकी डिटेल में मैं आगे आगे आता हूँ। पहला इल्ज़ाम तो ये है कि जो ठेके हैं उनमें करप्शन हुई, क्योंकि CNW का काम सड़कें बनाना है, उसमें साफ ज़ाहिर है टेंडरिंग होगी। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये नाम है साइनिंग अथॉरिटी। सूबे के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके तहत वजीर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी क्लर्क का भी ट्रांसफ़र करे। जो बिडिंग प्रोसेस है उस पर मैं ये बताता हूँ कि जो एक एस्टिमेटेड प्राइस होती है 4.5% तक मैक्सिमम आप उससे ऊपर जाके बिड कर सकते हैं। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। ये फैसलाबाद में मेरे हल्के में 14 टेंडर हुए, जिनमें से 13 बिलो पे हुए और एक अबव पे हुआ। जो अबव पे हुआ वो 0.01 अबव पे हुआ, यानी बहुत मिनिमल। और जो बिलो पे हुए वो 22% बिलो पे हुए, वो 24% बिलो पे हुए। आप जी शऊर समझदार लोग हैं, आज अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये कैसी करप्शन है, ये कैसे किकबैक्स हैं जो 24% बिलो पे ठेके करवा के मैंने हासिल किए हैं। अच्छा, इसके बाद अगला काम मैंने क्या किया कि मैंने आइडेंटिफाई करवाई 27 कंपनीज, 27 ऐसे ठेके, जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम आप 4.5% ऊपर जा सकते हैं। तो जो ठेके पंजाब में 4 से 4.5% ऊपर गए, मैंने वो आइडेंटिफाई करवाए। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 27 ठेके निकले। 27 की 27 कंपनीज ने अंडरटेकिंग दी कि उनकी गैरत जाग गई है, मुल्की हालात उनके सामने, वो मुल्की हालात को देखते हुए अपना 4-4.5% जो ऊपर गए हैं वो एस्टिमेटेड प्राइस से वो कौमी खजाने में वापस जमा करवाएंगे। ये पंजाब की तारीख में ना आज से पहले किसी की गैरत जागी है, ना आइंदा कभी जागेगी। तो ये कौमी खजाने को 87 करोड़ की बचत हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा तो ये किरदार रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने इस पैसे को कौम की इमानत समझा है और मैंने इंतहाई जांफशानी, मेहनत और ईमानदारी के साथ इस सूबे की खिदमत की है। अच्छा, आगे चल तैयार की गई ये एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, अब एक FIR काटी जाती है एंटी करप्शन की तरफ से और एक एक्सियन मंडी बहाउद्दीन उठता है जो इल्ज़ाम लगाता है कि वो मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो कि साबका वज़ीर आला के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कहता है कि मैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत देता था और जब मैं उनके घर ये रिश्वत देने जाता था तो अली अफजल शाही और मोहन सिलाई वहाँ पे मौजूद होते थे। अब आप लोग भी समझदार हैं, किसी की मौजूदगी उसका जुर्म साबित नहीं करती, लेकिन मैं हाई मॉरल ग्राउंड लेता हूँ और मैं ये चैलेंज करता हूँ। इनके पास मेरी CDR मौजूद है, फोन का डेटा मौजूद है, मोहम्मद खान भट्टी साहब के घर के बाहर CCTV कैमरास मौजूद हैं। अगर ये सिर्फ ये साबित कर दें कि मैं कभी मोहम्मद खान भट्टी साहब की रिहाइशगाह पे गया हूँ, कभी गया हूँ, तो मैं अपने आप को कसूरवार समझूँ। ये जो एप्लीकेशन दी गई है, जिस तरह मेरे पे झूठा बहतान लगाया गया है, तो बादियों नज़र में लगता यही है कि ये जो साजिशी अनासर हैं, ये मोहम्मद खान भट्टी साहब पे भी झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, अब अगला इस पे FIR में मैं एक्यूज नहीं हूं, मैं ये भी वाजे कर दूं। FIR में मेरा रोल सिर्फ इतना ही बताया गया कि जब मोहम्मद खान भट्टी साहब को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाते थे तो मैं वहां पे मौजूद होता था। मैं ये भी वाजे कर दूं कि जो 4 या 5 पेमेंट्स उसमें FIR में बताई गई वो मेरे टेन्योर की नहीं है।
मेरे टेन्योर में सिर्फ एक अलेज की गई पेमेंट, और मैं बता रहा हूं कि मिनिस्टर साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, मिनिस्टर किसी क्लर्क का भी तबादला नहीं कर सकता। ये भी बहुत मजे का खेज नोटिस था। अब नैब का नोटिस क्या कहता है, इसी एफआईआर पे जिस पे पहले ही कॉग्निजेंस एंटी करप्शन ले चुका है, उसी पे एफआईए कॉग्निजेंस लेता है और उसी पे नैब भी कॉग्निजेंस ले लेता है। जो नैब का मुझे पहला नोटिस मौसूल हुआ वो ये कहता है कि आपके फ्रंटमैन मोहम्मद खान भट्टी ने पैसे जमा किए। अब क्योंकि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच का खुदा है, जब ये झूठ बोलेंगे तो झूठ के कोई पाँव नहीं होंगे। सो सिर्फ दो लोग ये दावा कर सकते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी मेरा फ्रंटमैन था। एक वो राना इकबाल एक्सियन जिसने पहले एप्लीकेशन दी, उसने तो ये दावा नहीं किया। दूसरा ये दावा खुद मोहम्मद खान भट्टी साहब कर सकते हैं कि जी ये मैं इसका फ्रंटमैन था। अब आप सब जानते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब तो पिछले 10 दिन से लापता हैं, वो तो अफवाह हुए हुए हैं। सो क्या नैब से पूछता हूं मैं कि नैब को कोई इल्हाम हुआ है या वो नैब की तहवील में है? अगर वो नैब की तहवील में है तो अदालत में झूठ बोला गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी उनके पास नहीं है। तो इंशाल्लाह ये अपनी बुने हुए जाल में खुद ही फंसेंगे। तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम ये किया गया कि फैसलाबाद से सरकारी मुलाजमीन को उठाया गया, एसडीओज को उठाया गया, एक्सियंस को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उनको कहा गया कि अली अफजल साई के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, लेकिन उन्होंने उनमें से बेशतर ने इनकार किया। खैर कुछ दिन की कोशिश के बाद इन्होंने कुछ दरखास्तें मेरे खिलाफ दिलवा दी। अब वो दरखास्तें एंटी करप्शन को भी गई, उसमें भी दो बड़े मजेदार पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मेरे पास ये एफिडेविट्स भी मौजूद हैं जो मैं मीडिया के नुमाइंदों से शेयर करूंगा। ये दो बयान हल्फी हैं मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जिन लोगों की जानिब से दरखास्त दिलवाई गई वो बयान हल्फी दे रहे हैं कि हमने ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं। अच्छा, अब जो शिकायतें की गई वो भी देख लेते हैं। एक शिकायत है, किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी बंदे का साइन नहीं है, यह है ऑल ठेकेदारान फैसलाबाद टोपा झंग सरगोदा, किसी का नाम नहीं। तो ये तो इदारों का मजाक बना रहे हैं। फिर मैंने जैसे कि कहा कि जब आप झूठ बोलेंगे तो आपका तमस्कर उड़ेगा और इदारे बदनाम होंगे। ये इसमें ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये लेटर सीसी किया गया, ये जो एप्लीकेशंस दी गई ये सीसी की गई, तकरीबन 10 लोगों को की गई। इनमें से जो छठे नंबर पे ये किसको सीसी की जाती है, ये कर्नल ISI फैसलाबाद को सीसी की जाती है। मैं मीडिया के नुमाइंदगान के तवज्जुह से मैं अपने पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जन साहब, मेरा आधा खानदान फौज में है, हमने जंगें लड़ी हैं इस फौज के लिए, इस मुल्क के लिए, और हमें फख्र है इस पे। मैं एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करूंगा। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ये जो ऑल ठेकेदारान फैसलाबाद टोपा झंग सरगोदा हैं, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने एक कौमी इदारे को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, क्योंकि हम तो नहीं समझते कि ये कौमी इदारा सियासत में मुलव्वस है या मेरी विक्टिमाइजेशन में मुलव्वस है। तो फिर कौन है वो शख्स जो इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? मैं जरा अपनी जात पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा किरदार क्या रहा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पे कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे बहुत थोड़ी भूख दी है। मैं अपनी रिश्तेदारी से पहले जिस दफ्तर में था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी दफ्तर में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे 3 भाई वकील थे, जिनमें से 2 बाहर से पढ़ के आए थे। जब मेरी ये रिश्तेदारी हुई तो उन तीनों ने वकालत छोड़ी। सो हम इन लोगों की तरह दिहाड़ीबाज नहीं है, ना मुझे कोई पैसा कमाने का ज़रूरत से ज़्यादा शौक है। फिर जितनी देर मैंने सियासत में आने से पहले प्रैक्टिस की, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने किसी सरकारी इदारे की रिटेनरशिप नहीं की और मैंने किसी सरकारी इदारे का कोई केस नहीं किया फीस के एवज। सो मेरा किरदार बिल्कुल साफ है। मेरे पे ये इल्ज़ाम भी लगा कि मैं इस रिश्तेदारी की वजह से मुझे पार्टी में इज्जत भी मिली और ओहदा भी मिला। ये इल्ज़ाम कौन लगाता है? ये इल्ज़ाम वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब लगाते हैं और छोटे अतार तारड़ साहब लगाते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को ये बताना चाहता हूँ
कि मेरे वालिद 1979 से सियासत में हैं और मेरी 44 साल पॉलिटिकल लेगेसी है। मेरे वालिद साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। जिस डिपार्टमेंट का मुझे तरीके इंसाफ ने वजीर बनाया, आज से 25 साल पहले मेरे वालिद इसी महकमे के वजीर थे। लेकिन मैं मौसूफ से पूछना चाहता हूं कि आपकी 7 पुश्तों में कभी कोई वजीर नहीं बना। आप जिंदगी में सिर्फ एक दफा वजीर बने हैं। आप किन बैसाखियों पे वजीर बने हैं? आप इस बात का जवाब दें। दूसरा, लंबी दाढ़ी रखी हुई है और टीवी पे आगे झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है और बड़ी बदबख्ती की बात है कि इनके दादा राहलत फरमा चुके हैं। बजाय इसके कि ये उनके लिए कुछ पढ़ के भेजें कि उनकी कब्र की मनाजिल आसान हो, ये फजूल ऐसी बकवास करते हैं कि लोगों को इनके दादा का गलीज किरदार याद आ जाता है। सजाद अली शाह केस किसी से ढका छुपा नहीं है। इनके दादा जो ब्रीफ केस तकसीम किए करते थे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं पीडीएम की जमातों को कहता हूँ। बेनजीर साहिबा का इस पे स्टेटमेंट मौजूद है। फारूक लगारी साहब, आज उनकी औलाद जो है वो नून लीग में बैठी है, उनका स्टेटमेंट मौजूद है। सो मैं इनसे पूछता हूँ कि इनके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि ये इतना आगे परसेप्शन बात करते हैं, रियलिटी बात करते हैं। वो कहते हैं इनके पास वही है कि अपने की तरह फोर्स सुना के क्यादत हुए हैं। सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है। जिस तरह कैसा उमर साहब ने कहा, ये इसलिए हो रहा है, ये प्रेशराइज करने के लिए हो रहा है अदालतों को। और अब क्योंकि इनको इनकी मर्जी के एम्पायर नहीं मिल रहे, और अब जो है वो दौर चला गया जब ये फोन करके अपनी मर्जी के फैसले करवाया करते थे। जस्टिस क्यूम साहब की ऑडियो मैंने तो नहीं लीक की। अब इनसे ये नहीं हो रहा कि जैसे 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, अब ये वो नहीं करवा सकते। अब इनसे ये नहीं हो रहा कि क्योंकि रफीक तारड़ साहब दुनिया से राहलत फरमा चुके हैं, तो इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो जजों में ब्रीफ केस तकसीम कर सके। सो ये इनको तकलीफ है। इस वजह से अदालतों में भी अटैक करते हैं और मेरी किरदार कशी भी करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डट के इमरान खान साहब के साथ और उनके नजरिए के साथ खड़ा हूं। ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। मैं बिल्कुल उस तरह से इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं जिस तरह से मैं उस दिन कंटेनर पे था जब उन पे गोलियां चली। और मैं अपनी कौम को ये भी बताना चाहता हूं कि जब खान साहब को गोलियां लगी तो मैंने उनकी आंखों में खौफ नहीं देखा, मैंने उनकी आंखों में शिकस्त नहीं देखी, और मैंने उनकी आंखों में नाउमीदी नहीं देखी। मैंने उनकी आंखों में जुर्रत और शुजात देखी। मैंने उनकी आंखों में इस कौम का रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देखी। तो मैं कैसे छोड़ दूं ऐसे शख्स को जिसको मैं समझता हूं कि इस कौम का वो मसीहा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम और फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा।